मुंबई की सुनहरी सुबह अपने पूरे रंग में थी। समुद्र से आती ठंडी हवाएं शहर की भागती सड़कों को छूती हुई आगे बढ़ रही थी और उन्हीं हवाओं के बीच सेंट एंड्रीज कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड मैनेजमेंट का विशाल कैंपस छात्रों की आवाज़ों से गुलजार था। कोई अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए क्लास की तरफ जा रहा था तो कोई कैंटीन के बाहर खड़ा गप्पे मार रहा था। कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह जीवन था। तीसरी मंजिल पर एमबीए सेकेंड ईयर की क्लास चल रही थी, जहां प्रोफेसर आदित्य मल्होत्रा अपने छात्रों को बिजनेस स्ट्रेटजी का लेक्चर दे रहे थे। 26 वर्षीय आदित्य मल्होत्रा सिर्फ इस कॉलेज के सबसे युवा प्रोफेसरों में से एक नहीं थे, बल्कि उनकी पहचान मुंबई के एक सफल युवा बिजनेसमैन के रूप में भी थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने बिजनेस को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया था और बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बार बार अनुरोध पर ही वो सप्ताह में कुछ क्लासेस एमबीए के छात्रों को पढ़ाने आते थे, ताकि छात्र सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि वास्तविक बिजनेस दुनिया का अनुभव भी सीख सके। जहाँ तक उनके व्यक्तित्व की बात थी, आदित्य उन लोगों में से थे जिन पर पहली नज़र पड़ते ही लोग दोबारा देखने को मजबूर हो जाते थे। लगभग 6 फीट लंबा कद, जिम में घंटों की मेहनत से बनी एथलेटिक बॉडी, चौड़े कंधे, आत्मविश्वास से भरी चाल, गहरी भूरी आंखें और एकदम परफेक्ट जॉ लाइन उनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना देती थी। उनकी भारी और प्रभावशाली आवाज़ किसी को भी सहज ही उनकी बात सुनने पर मजबूर कर देती थी। कॉलेज की ना जाने कितनी लड़कियां उन पर क्रश रखती थी और सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए बहाने ढूंढते रहती थी, लेकिन आदित्य हमेशा अपनी मर्यादा और प्रोफेशनलिज्म बनाए रखते थे। उनकी नज़रें कभी किसी लड़की पर उस तरह नहीं उठती थी, ना ही वो किसी को विशेष महत्व देते दिखाई देते थे। और शायद यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग और भी ज़्यादा आकर्षक बना देती थी। क्लास के बीचों बीच बैठी 21 वर्षीय सिमरन अपने नोट्स बना रही थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ऋचा उसके बगल में बैठी थी, जबकि जूही और नैना कुछ सीट पीछे बैठी हुई थी। आदित्य ने अपनी फाइल बंद की और सामान्य स्वर में बोले, सिमरन, पिछले हफ्ते वाले मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करनी है। क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना। उनकी बात सुनते ही सिमरन ने हल्का सा मुंह बना लिया और अपना चेहरा नीचे कर लिया। दूसरी तरफ जूही और नैना ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। जूही ने नाक सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, फिर से सिमरन, पता नहीं सर को हर ज़रूरी काम उसी से क्यों होता है। नैना ने होठ दबाते हुए कहा, सच में पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत और हॉट लड़कियां हम हैं, लेकिन सर हमें तो देखते तक नहीं। जूही ने गर्दन घुमाकर आदित्य की तरफ देखा और बोली, इतने हैंडसम प्रोफेसर हैं, लेकिन पता नहीं सिमरन में ऐसा क्या ही दिखता है उन्हें जो हमेशा उसी को नोटिस करते रहते हैं। दोनों की आवाज़ इतनी धीमी थी कि बाकी कोई नहीं सुन पाया, लेकिन उनकी जलन साफ दिखाई दे रही थी। उधर सिमरन को देखकर आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि वो क्लास में अपनी मुस्कान खुलकर दिखा नहीं सकते थे, इसलिए तुरंत खुद को संभाल लिया और दोबारा सामान्य भाव बनाकर लेक्चर पूरा करने लगे। कुछ देर बाद क्लास खत्म हुई और आदित्य अपनी फाइलें उठाकर ऑफिस की तरफ चले गए। ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में इधर उधर टहलने लगे। कभी घड़ी देखते, कभी दरवाजे की तरफ नज़र डालते। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हों। इधर क्लास से बाहर निकलते हुए ऋचा ने सिमरन को कोहनी मारी और मुस्कुराकर बोली, तो मैडम, आपको आदित्य सर ने ऑफिस में बुलाया है ना? सिमरन ने तुरंत मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना उनके ऑफिस में। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। ऋचा की मुस्कान और थोड़ी बड़ी हो गई। वो उसे छेड़ते हुए बोली, अच्छा, तो क्या अभी भी नाराज हो उनसे? सिमरन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोली, मुझे उनसे कोई बात ही नहीं करनी। ऋचा हंस पड़ी और बोली, लेकिन हमारा रास्ता तो उनके ऑफिस के सामने से ही जाता है। सिमरन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ तो क्या हुआ, उनका दरवाज़ा बंद रहेगा, वो अंदर रहेंगे और मैं चुपचाप बाहर से निकल जाऊंगी। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। दोनों बातें करते हुए लंबे कॉरिडोर से आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो आदित्य के ऑफिस के सामने पहुंच गई।
सिमरन ने राहत की सांस ली क्योंकि दरवाज़ा सच में बंद था। वो चुपचाप आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक ऑफिस का दरवाज़ा खुला और किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, आदित्य उसे अपनी तरफ खींच चुके थे। रिया को देखकर उन्होंने शांत स्वर में कहा, ऋचा तुम आगे चलो, अभी सिमरन जा रही है। ऋचा के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने सिमरन को देखा, फिर आदित्य को, और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अगले ही पल आदित्य ने सिमरन को अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सिमरन कुछ बोल पाती उससे पहले आदित्य ने उसे दरवाजे से लगा दिया। दोनों हाथ उसके दोनों तरफ दीवार पर टिकाते हुए वो हल्का सा झुके और मुस्कुराकर बोले, एक तो तुम्हारे सर ने तुम्हें बुलाया था और दूसरा तुम्हारे पति ने। फिर आने में इतने नखरे क्यों दिखा रही हो मिसेज मल्होत्रा? सिमरन ने नाक सिकोड़ते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और रूठे हुए अंदाज में बोली, क्योंकि मैं अपने पति से नाराज हूँ। सुबह उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी ना, और अब उन्हें उनकी बात नहीं माननी। आदित्य उसके सामने खड़ा मुस्कुराता रहा, फिर धीमे से बोला, अच्छा तो मिसेज मल्होत्रा अब अपने ही पति के खिलाफ शिकायत लेकर आई हैं? सिमरन ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, और शिकायत बिल्कुल सही है। जब मेरा कॉलेज आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी आप मुझे उठा लाएं। आदित्य हल्का सा हंसे और बोले, अगर तुम्हारा पति प्रोफेसर है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम रोज रोज छुट्टी मारोगी। ऐसे नहीं चलता मैडम, पढ़ाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। सिमरन ने तुरंत भौहें चढ़ाई, मैंने कब कहा कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, लेकिन कुछ दिन तो आराम कर सकती हूँ ना। मेरा सच में मन नहीं था आने का। रात भर आप मुझे सोने ही कहाँ देते हैं, फिर सुबह उठकर कॉलेज भी जाना पड़ता है। एक नन्ही सी जान आखिर क्या क्या संभालेगी, किताबों का बोझ या फिर अपने पति के प्यार का बोझ? उसकी बात सुनकर आदित्य अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो एक कदम और करीब आया और मुस्कुराते हुए अपना गाल उसके गाल से रब करते हुए बोला, अच्छा तो मेरी जान को मेरा प्यार बोझ लगता है? सिमरन के होठों पर भी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोली, नहीं बोझ तो नहीं है, लेकिन बहुत भारी ज़रूर है। अब एक नन्ही सी जान इतना भार कैसे उठा सकती है? आदित्य ने बनावटी गंभीरता से सिर हिलाया। ओह, तो मामला इतना गंभीर है? अगले ही पल उसने प्यार से उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपनी कुर्सी तक ले आया। सिमरन ने हल्की सी नाराजगी दिखाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, कोई आ जाएगा? आदित्य मुस्कुराकर बोला, दरवाज़ा बंद है जान, और 2 मिनट में तुम्हें वापस भेज दूंगा। इतना कहकर उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। सिमरन ने शर्माते हुए उसके कंधे पर हल्की सी थपकी मारी, आप बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। आदित्य ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, ठीक है, आज से मेरे प्यार का सारा बोझ खत्म। अब मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। सिमरन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सच? आदित्य ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, बस एक छोटी सी शर्त है। क्या? सिमरन ने उत्सुकता से पूछा। अपने इस बेचारे पति को एक प्यारी सी किस दे दो, उसके बाद आज से मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। बहुत भूखा हूँ तुम्हारे प्यार का। सिमरन अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने उसके सीने पर हल्की सी मुक्की मारी और बोली, झूठे, आपको तो हमेशा यही चाहिए होता है। जितना भी प्यार कर लो आपका मन ही नहीं भरता। आदित्य ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या करूं, मेरी बीवी ही ऐसी है कि हर बार उसे देखकर पहली बार जैसा एहसास होता है। ये सुनते ही सिमरन की सारी नाराज़गी पिघल गई। उसने मुस्कुराकर उसके गाल पर एक हल्का सा प्यार भरा चुम्बन दिया। आदित्य ने अपने होठों की तरफ इशारे करते हुए बोला, यहाँ भी चाहिए। सिमरन ने मुस्कुराते हुए उसके लबों को चूम लिया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके गालों, उसकी आंखों पर चुम्बनों की बौछार कर दी। आदित्य ने संतोष भरी सांस ली और उसके माथे को स्नेह से चूमते हुए बोला, बस अब यही मुस्कान हमेशा बनाए रखना। सच कहूँ, जब तुम मुझसे नाराज होती हो ना, तो तुम्हारे इस प्रोफेसर से ज़्यादा तुम्हारा पति बेचैन हो जाता है और लगता है जैसे मेरी जान ही। सिमरन ने तुरंत अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और बोली, ऐसी बातें मत किया कीजिए, फिर मैं सच में आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। आदित्य ने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ लिए। ठीक है मैडम, आगे से पूरी कोशिश रहेगी। सिमरन खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिमरन ने जाने से पहले आदित्य की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब कोई नाराज़गी नहीं थी, बस वही प्यारी सी मुस्कान थी जो आदित्य की सारी थकान दूर कर देती थी।
उसने धीरे से उसे गले लगाया और प्यार से उसके गाल पर एक छोटा सा किस करते हुए मुस्कुरा कर कहा, अब खुश? आदित्य के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, अब जाकर मेरी मैडम का गुस्सा खत्म हुआ है। सिमरन ने उसे हल्का सा घूरा और मुस्कुराते हुए बोली, ज़्यादा खुश मत होइए, अभी भी थोड़ी नाराज़ हूँ मैं। आदित्य हंस पड़ा और दोनों की वही छोटी सी नोक झोंक फिर शुरू हो गई। कुछ पल बाद सिमरन ने अपना बैग उठाया और उसे बाय बोलकर ऑफिस से बाहर निकल गई। बाहर निकलते समय उसने एक बार पलटकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। आदित्य भी दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और तब तक उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वो कॉरिडोर के मोड़ के पीछे ओझल नहीं हो गई और उसके होठों पर वही सुकून भरी मुस्कान देर तक बनी रही। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, कॉरिडोर में खड़ी जूही और नैना की नज़रें उस पर टिक गई। दोनों ने देखा कि सिमरन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और उसके होठों पर मुस्कान छिपाए नहीं छिप रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनके मुस्कान में खुशी नहीं बल्कि जलन साफ दिखाई दे रही थी। नैना ने धीरे से जूही के कान में कहा, जरूर सर और सिमरन के बीच कुछ चल रहा है। इतनी देर तक ऑफिस में क्या बातें हो सकती है? जूही ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम कुछ चलने की बात कर रही हो? मुझे तो लगता है इन दोनों का चक्कर चल रहा है, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन कुछ सोचते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए। तभी सिमरन ऋचा के पास पहुंची और बोली, चल चलते हैं। ऋचा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शरारती मुस्कान के साथ बोली, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रही थी कि मैं उनके ऑफिस नहीं जाऊंगी, उनसे बात नहीं करूंगी, और अब देख तेरे गाल तो बिल्कुल गुलाबी हो गए हैं। क्या हुआ, सर ने तुझे किस विस किया क्या कि मैडम इतना शर्मा रही हैं और तेरे गाल गुलाबी हो रहे हैं? सिमरन तुरंत झेप गई और उसे डांटते हुए बोली, ऋचा तू कहीं भी शुरू हो जाती है, चल अब देर हो रही है। इतना कहकर वो ऋचा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई, लेकिन किस्मत से उसकी ये बात जूही और नैना के कानों तक पहुंच गई। दोनों वहीं रुक गई। नैना ने धीमे से कहा, अच्छा तो ये बात है, इसलिए तो हमें हमेशा लगता था कि आदित्य सर हर काम के लिए सिमरन को ही क्यों बुलाते हैं। जूही के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। वो बोली, अब समझ आया, दोनों बहुत मासूम बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब इन दोनों का सच पूरे कॉलेज के सामने लाना पड़ेगा। आदित्य सर भी बहुत शरीफ बनते हैं और सिमरन भी ऐसी बनती है जैसे उसे किसी लड़के से कोई मतलब ही नहीं। जब सबके सामने सच्चाई आएगी ना, तब पता चलेगा इन दोनों को। दोनों गुस्से और जलन से भरी हुई वहां से निकल गईं। दूसरी तरफ आदित्य भी कुछ देर बाद अपने केबिन से बाहर आने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास था, लेकिन सामने से तभी कॉलेज के ही एक प्रोफेसर विनय चौधरी आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया और बोले, और आदित्य जी क्या हाल चाल है? आदित्य ने औपचारिक तरीके से हाथ मिलाया और शांत स्वर में कहा, सब ठीक है विनय जी, अगर कोई काम है तो बताइए, नहीं तो मुझे निकलना है। विनय हल्का सा हंसा और बोला, अरे आप तो बहुत जल्दी में हैं, वैसे जब सिमरन के साथ ऑफिस बंद करके बातें करते हैं तब तो इतनी जल्दी नहीं रहती। विनय के शब्द सुनते ही आदित्य के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में शक्ति आ गई। उसने धीमे लेकिन कड़े स्वर में कहा, क्या बोला आपने? विनय तुरंत संभलने की कोशिश करते हुए बोले, अरे मैंने तो बस इतना कहा कि आपकी और सिमरन जी की अच्छी बनती है। वो जो थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, आदित्य उसके करीब आया। उसने उसकी कॉलर को सही करते हुए बोला, उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ था, विनय चौधरी, अपने शब्दों और अपने काम दोनों पर ध्यान रखिए और सिमरन के बारे में एक शब्द नहीं। विनय कुछ बोल पाता उससे पहले आदित्य आगे बढ़ गया और जाते जाते बोला, ऐसा ना हो कि आपकी ये आदत ही कॉलेज में आपका आखिरी दिन बन जाए और आपको पता भी ना चले। आदित्य वहाँ से निकल गया, लेकिन विनय वहीं खड़ा उसे गुस्से से देखता रहा। उसकी आंखों में जलन और बदले की भावना साफ दिखाई दे रही थी। उसने मुट्ठी भींचते हुए धीरे से कहा, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर आदित्य मल्होत्रा, खुद को सबसे ऊपर समझते हो। अब देखना, मैं तुम्हें ऐसा गिराऊंगा कि तुम्हारे पास ना कोई सहारा बचेगा और ना ही कोई रास्ता। बस इंतज़ार करो, जल्द ही तुम्हारी सारी सच्चाई सबके सामने होगी।
विनय के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक ऐसी साजिश की झलक थी जो आने वाले दिनों में आदित्य और सिमरन की जिंदगी में एक नई मुसीबत लेकर आने वाली थी। विनय चौधरी के मन में अब सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, आदित्य मल्होत्रा को नीचे गिराना। वो जानता था कि सीधे मुलाकात करना आसान नहीं है, इसलिए उसने ऐसा रास्ता चुना जिससे आदित्य की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया जा सके। उसने अपना फ़ोन निकाला और कुछ देर सोचने के बाद नैना का नंबर मिलाया। कुछ रिंग के बाद नैना ने कॉल उठाई। हेलो सर, विनय ने बिना किसी भूमिका के कहा। नैना, मुझे आदित्य और सिमरन की कुछ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लेकिन सर, जितना बोला है उतना करो। विनय की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई। अगर तुम दे सकती हो तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद अरेंज कर लूँगा, लेकिन मुझे वो तस्वीरें चाहिए। नैना कुछ सोचने लगी, फिर धीरे से बोली, सर, अभी जो फ्रेशर पार्टी हुई थी ना, उसमें आदित्य सर और सिमरन की कुछ तस्वीरें हैं। कुछ ऐसी भी हैं जिनमें दोनों काफ़ी करीब दिखाई दे रहे हैं। विनय के चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान आ गई। बस वही चाहिए मुझे। नैना ने अपने फ़ोन से कुछ तस्वीरें निकाली और विनय के नंबर पर भेज दी। कुछ ही सेकंड बाद विनय के फ़ोन पर तस्वीरें आ गई। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली। तस्वीरों में आदित्य और सिमरन एक दूसरे के साथ सहज और खुश नज़र आ रहे थे। वो तस्वीरें देखकर विनय के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। अब आएगा मज़ा आदित्य मल्होत्रा। अब देखता हूँ तुम्हारी ये इज्जत और तुम्हारी ये अच्छी छवि कितने दिन टिकती है। ये कहते हुए उसने फ़ोन अपनी जेब में रखा और वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी। आदित्य अपनी BMW में घर जाने के लिए निकल चुका था। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान थी, लेकिन मन ही मन एक खुशी भी थी, क्योंकि उसने सिमरन से वादा किया था कि आज शाम दोनों साथ में डिनर पर जाएंगे और उसके बाद आइसक्रीम खाने भी। तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर ऑफिस का नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ उसके असिस्टेंट नरेन की आवाज़ थी। सर, एक ज़रूरी बात है। हमारे पुराने क्लाइंट मुंबई आए हुए हैं और वो आपसे आज ही मिलना चाहते हैं। आदित्य ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। समय काफ़ी हो चुका था। उसने शांत स्वर में कहा, नरेन, कल नहीं हो सकता क्या? आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। नरेन ने तुरंत जवाब दिया, सर, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आज नहीं मिले तो उन्हें कल वापस मद्रास जाना पड़ेगा। मामला काफ़ी ज़रूरी है। आदित्य कुछ पल सोचता रहा। वो जानता था कि बिजनेस में कुछ फैसले टालना आसान नहीं होता। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, तुम मीटिंग फिक्स करो, मैं अभी ऑफिस आता हूँ। कॉल खत्म करके उसने गाड़ी वापस ऑफिस की तरफ मोड़ दी। उधर घर पर सिमरन पूरी तैयारी के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने सोचा था कि आज वो आदित्य के साथ अच्छा समय बिताएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसके चेहरे पर नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। रात के लगभग 8 बज चुके थे जब आखिरकार आदित्य घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी नज़र सीधे हाल में बैठी सिमरन पर पड़ी। वो किसी काम में लगी हुई थी, लेकिन आदित्य को देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने एक नज़र घड़ी पर डाली, फिर आदित्य की तरफ देखा और बिना कुछ कहे नाराज़गी में अपना पैर पटकते हुए कमरे की तरफ चली गई। आदित्य उसे जाते हुए देखता रहा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो जानता था कि उसकी पत्नी नाराज़ है, लेकिन उसकी यही छोटी छोटी नाराज़गी उसे और भी प्यारी लगती थी। तभी किचन से सिमरन की माँ आरती जी बाहर आई और बोली, बेटा, आज इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ माँ, सब ठीक है। कॉलेज के बाद एक बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, इसलिए उसे अटेंड करने चला गया। आप तो जानती हैं ना, मेरा काम कभी कभी ऐसा हो जाता है। आरती जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तुमने गुड़िया को इतना सर पर चढ़ा रखा है कि वो अब छोटी छोटी बातों पर भी नाराज़ हो जाती है। आदित्य हंस पड़ा और बोला, माँ, कोई बात नहीं, उसका हक है मुझ पर नाराज़ होना। आप चिंता मत कीजिए, आपकी गुड़िया को मनाना मुझे आता है। आरती जी उसके चेहरे की मुस्कान देखकर खुश हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम पहले हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी भिजवाती हूँ। आदित्य ने प्यार से मना करते हुए कहा, नहीं माँ, आज कॉफ़ी नहीं, मैं गुड़िया को लेकर डिनर पर जा रहा हूँ। आप खाना खाकर आराम कर लीजिएगा। आरती जी ने मुस्कुरा कर कहा,
ठीक है बेटा। आदित्य ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। आरती जी मंदिर के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों के सामने भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि 2 साल पुरानी यादें घूम रही थी। सुरेश जी आदित्य मल्होत्रा की कंपनी में पिछले कई वर्षों से ईमानदारी से काम करते थे। एक दिन कंपनी के काम से बाहर जाते समय उनकी गाड़ी का गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उस हादसे ने आरती जी और सिमरन की दुनिया उजाड़ दी थी। 13वीं के दिन आदित्य भी अपने कर्मचारियों के साथ उनके घर पहुंचा था। उसने आरती जी के सामने हाथ जोड़कर कहा था, आंटी, सुरेश अंकल हमारी कंपनी के लिए सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, परिवार का हिस्सा थे। अगर कभी भी किसी तरह की मदद की ज़रूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे याद कीजिएगा। मैं खुद को उनका बेटा ही मानता हूँ। उस समय आरती जी ने सिर्फ धन्यवाद कहकर बात टाल दी थी, लेकिन वक्त धीरे धीरे और कठिन होता गया। सुरेश जी की जमा पूंजी इलाज और घर के खर्च में खत्म हो गई। 2 महीने तक किराया ना दे पाने की वजह से मकान मालिक ने एक दिन उनका सामान बाहर फेंकवा दिया। आरती जी और सिमरन सड़क किनारे अपना सामान लेकर खड़ी थी। उसी समय आदित्य मल्होत्रा अपनी कार से कंपनी जा रहा था। अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी आरती जी पर पड़ी। उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। कार रुकते ही वो जल्दी से नीचे उतरा और सबसे पहले आरती जी के पैर छूकर बोला, आंटी, आप यहाँ और ये सब सामान। आरती जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने टूटे हुए शब्दों में पूरी बात बता दी। आदित्य कुछ पल शांत खड़ा रहा, फिर बिना कोई दिखावा किए बोला, आंटी, अब आप यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगी, चलिए मेरे साथ। आरती जी ने बहुत मना किया, लेकिन आदित्य ने उनकी एक नहीं सुनी। वो उन्हें अपने घर ले आया, मुख्य घर से थोड़ा अलग बने क्वार्टर को रहने के लिए तैयार करवाया, ताकि उन्हें अपनी निजी जगह भी मिले और किसी तरह की असहजता भी ना हो। उसने सिमरन की पढ़ाई रुकने नहीं दी, फीस की जिम्मेदारी उठाई और आरती जी को हमेशा अपनी माँ जैसा सम्मान दिया। आदित्य के माता पिता का भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आदित्य अकेला रहता था अपने घर में बहुत सारे सर्वेंट के साथ। आदित्य को भी आरती जी से माँ जैसा प्यार मिला और आरती जी और सिमरन को आदित्य जैसे इंसान की छत्र छाया। आरती जी ने बहुत मना किया था, उन्हें संकोच था कि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, लेकिन आदित्य ने मुस्कुराकर कहा था, माँ, अपने लोग कभी बोझ नहीं होते। मुश्किल वक्त में साथ देना ही तो रिश्तों की असली पहचान होती है। उस दिन आदित्य उन्हें अपने घर लेकर आया था और सिर्फ रहने की जगह नहीं दी थी, बल्कि उन्हें माँ का सम्मान दिया था। उसने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आरती जी और सिमरन उसके लिए कोई जिम्मेदारी हैं। वो हमेशा उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता, उनकी इज्जत करता और हर कदम पर उनका साथ देता। फिर जब लोगों की बातें शुरू हुई और समाज ने बिना सच्चाई जाने उनके रिश्ते पर सवाल उठाने शुरू किए, तब आदित्य ने सिमरन का हाथ पकड़कर उससे शादी करने का फैसला किया था। आरती जी को आज भी वो दिन याद था जब उन्होंने सोचा था कि कहाँ बड़े बड़े घरों के लोग छोटे लोगों को अपने बराबर नहीं समझते, और कहाँ ये लड़का था जिसने उनकी और उनकी बेटी की ज़िंदगी बदल दी। आदित्य ने सिमरन को सिर्फ अपनी पत्नी नहीं बनाया था, बल्कि उसे हमेशा प्यार, सम्मान और अपनी ज़िंदगी में सबसे खास जगह दी थी। ये उसकी छोटी छोटी बातों को समझता था, उसके नखरे उठाता था और उसकी मुस्कान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। ये सब सोचकर आरती जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्हें सुकून था कि उनकी गुड़िया की ज़िंदगी में आदित्य जैसा इंसान है। दूसरी तरफ आदित्य धीरे से अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि सिमरन बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अभी भी थोड़ी नाराज है। आदित्य मुस्कुराता हुआ उसके पीछे गया और अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया। सिमरन हल्का सा चौंकी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो गया कि आदित्य है। आदित्य ने उसके कंधे पर अपना सर टिकाते हुए धीरे से कहा, सॉरी बीबी। सिमरन ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य ने प्यार से कहा, ऑफिस में कुछ बहुत ज़रूरी काम थे, क्लाइंट आ गए थे, इसलिए देर हो गई। लेकिन देखो, अभी पूरी रात बाकी है ना, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूँगा, जो तुम कहोगी वही करेंगे। डिनर करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, डांस करेंगे और तुम्हारी पसंद वाली आइसक्रीम भी खाएंगे। सिमरन ने हल्का सा मुँह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना।
आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? सिमरन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मुझे आपके साथ समय बिताना था, लेकिन आप तो हमेशा व्यस्त रहते हैं, कभी कॉलेज कभी ऑफिस। मुझे ना कॉलेज जाना है, ना पढ़ाई करनी है, और ना ही आपको ऑफिस जाने देना है। कल से आप घर पर ही रहेंगे, सिर्फ मेरे साथ। उसकी बात सुनकर आदित्य हंस पड़ा। उसने प्यार से उसके गाल को चूमा और बोला, जो हुक्म मेरी बीबी का, मैं वही करूँगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी हमारा इंतज़ार करते करते पिघल जाएगी। सिमरन चाह कर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई और तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद आदित्य भी तैयार होकर बाहर आया। उसने ब्लैक कलर की शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो हमेशा उसे अलग बनाता था। गहरी आंखें, परफेक्ट जॉ लाइन, फिट बॉडी और एक शानदार पर्सनालिटी, जिसकी वजह से लोग पहली नज़र से उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। लेकिन उसकी नज़रों में हमेशा सिर्फ एक ही इंसान थी, उसकी पत्नी सिमरन। जैसे ही वो उसके सामने आया, सिमरन की नज़रें एक पल के लिए उसी पर रुक गई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, ऐसे क्या देख रही हो बीबी? सिमरन ने उसके बालों को हल्का सा बिगाड़ते हुए कहा, इतना हैंडसम बनकर जाने की क्या ज़रूरत है? अब सारी लड़कियों की नज़रें आप पर ही रहेंगी, और मुझे किसी की नज़रें मेरे पति पर बिल्कुल पसंद नहीं है। आदित्य हंसते हुए थोड़ा पीछे हुआ और बोला, मेरी बीबी, मेरा हेयर स्टाइल मत बिगाड़ो, और वैसे भी मैं इतना तैयार सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए होता हूँ। बाकी लड़कियों से मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस अपनी बीबी की नज़रों में अच्छा लगता है। उसका प्यारा सा अंदाज देखकर सिमरन खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, चलिए हस्बैंड जी। आदित्य भी मुस्कुराया और बोला, हाँ चलो बीबी। सिमरन ने मुस्कुराते हुए अपना बैग उठाया और दोनों साथ कमरे से बाहर निकलने लगे। दोनों के चेहरे पर वही खुशी थी जो सिर्फ एक दूसरे के साथ होने से आती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी बीच उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके रिश्ते को समझने के बजाय उसे गलत साबित करने की कोशिश में लगे हुए थे। सिमरन और आदित्य की BMW कुछ ही देर बाद मुंबई के सबसे खूबसूरत 5 स्टार होटल के मुख्य प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। रात की सुनहरी रोशनी में पूरा होटल किसी महल की तरह जगमगा रहा था। चारों तरफ ताजे फूलों की हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी, और फव्वारों से गिरता पानी पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रहा था। जैसे ही आदित्य ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर सिमरन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों साथ साथ होटल के अंदर पहुंचे। रिसेप्शन से लेकर डाइनिंग एरिया तक सब कुछ पहले से तैयार था। आदित्य ने कई दिन पहले ही ये पूरी शाम सिर्फ अपनी पत्नी के लिए प्लान की थी। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, एक वायलिन वादक ने धीमी और मधुर धुन बजानी शुरू कर दी। उसी पल एक स्टाफ मेंबर ताजे लाल गुलाब का गुलदस्ता खूबसूरत सा लेकर आदित्य के पास आया। आदित्य ने मुस्कुराकर वो गुलदस्ता लिया और फिर सबकी परवाह किए बिना अपने एक घुटने पर बैठ गया। उसकी आंखें सिर्फ सिमरन पर टिकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ छीना भी है, नाम, पहचान, सफलता, लेकिन इन सब की कीमत तब समझ आई जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई। मेरी हर सुबह तुम्हारी मुस्कान से शुरू होती है और हर रात तुम्हारे साथ होने के एहसास से पूरी होती है। थैंक यू मेरी पत्नी बनने के लिए। सिमरन की आंखें एकदम से नम हो गई। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसने गुलदस्ता लिया और धीरे से आदित्य का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। अगले ही पल वो उसके गले से लग गई। आदित्य ने भी उसे उतने ही प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया। आसपास बैठे लोग मुस्कुराकर तालियां बजाने लगे और सिमरन शर्मा कर आदित्य के सीने में अपना चेहरा छिपा गई। आदित्य ने उसके माथे को प्यार से चूमते हुए धीमे से कहा, आज की रात सिर्फ मेरी बीबी के नाम। फिर उसने उसका हाथ थामा और उसे डाइनिंग टेबल पर ले गया। टेबल पर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी, ताज़े फूलों की सजावट और खिड़की के बाहर चमकती मुंबई की रात एक अलग ही एहसास दे रही थी। दोनों आमने सामने बैठे थे, लेकिन उनकी नज़रें बार बार एक दूसरे पर ही ठहर जाती थीं। कभी आदित्य उसकी प्लेट में उसकी पसंद का खाना रख देता, तो कभी सिमरन मुस्कुराते हुए उसके लिए पानी का गिलास आगे बढ़ा देती। बातों बातों में दोनों कभी कॉलेज की शरारतों को याद करके हंस पड़ते, तो कभी भविष्य के छोटे छोटे सपनों की बातें करने लगते।
डिनर के बाद धीमी संगीत की धुन फिर गूंजने लगी। आदित्य ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या मुझे इस खूबसूरत शाम का एक डांस मिल सकता है मिसेज मल्होत्रा? सिमरन ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। दोनों धीरे धीरे संगीत की लय पर कदम मिलाने लगे। सिमरन का सिर आदित्य के कंधे पर टिक गया और आदित्य ने उसके हाथ को और मजबूती से थाम लिया। उस पल दोनों के लिए जैसे पूरी दुनिया थम सी गई थी। कुछ देर बाद आदित्य उसे होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने उस स्वीट में ले गया जिसे उसने पहले से बुक कराया था। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही सिमरन कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गई। पूरे कमरे में सफ़ेद और लाल फूलों की सजी हुई पंखुड़ियाँ थी। हल्की सुनहरी रोशनी कमरे को बेहद शांत और सुकून भरा बना रही थी। बड़ी कांच की खिड़की से पूरी मुंबई रात की रोशनी में चमक रही थी और एक कोने में उसकी पसंद के सफ़ेद लिली के फूल रखे थे। सिमरन ने धीमे से कहा, यह सब मेरे लिए? आदित्य मुस्कुराया। मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत इंसान के लिए इतना तो बनता है। आदित्य ने धीरे से सिमरन का हाथ अपने हाथों में लिया। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए एक दूसरे में ठहर गई। कमरे की हल्की सुनहरी रोशनी, गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू और खिड़की से आती चांदनी उस पल को और भी खूबसूरत बना रही थी। आदित्य मुस्कुराया, फिर बिना कुछ कहे सिमरन को अपनी गोद में उठाकर बड़े प्यार से बिस्तर तक ले आया। सिमरन ने झेपते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। आदित्य ने उसे धीरे से अपने सामने खड़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आज की रात सिर्फ मैं और तुम, हमारे बीच तीसरा नहीं, कोई दूरी नहीं, बस मेरी बीवी और मैं। उसके शब्द सुनकर सिमरन की आंखों में एक अलग ही चमक उतर आई। उसने मुस्कुराकर अपना हाथ आदित्य के गाल पर रखा। आदित्य ने प्यार से उसके माथे पर एक लंबा चुम्बन रखा, फिर उसके दोनों गालों को बेहद स्नेह से चूम लिया। सिमरन की सांसें हल्की सी थम गई और वो मुस्कुराते हुए और भी करीब आ गई। आदित्य ने उसकी ठुड्डी को उंगलियों से हल्के से ऊपर उठाया। दोनों की नज़रें मिली, जैसे बिना कुछ कहे सब कुछ कह रही हूँ। अगले ही पल उसने बहुत ही कोमलता से उसके लबों पर अपना अख्तियार कर लिया। सिमरन की पलकों ने अपने आप आंखों को ढक लिया और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली फैल गई। उसने धीरे से आदित्य को गले लगा लिया, मानो उसे पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना मिल गया हो। आदित्य ने भी उसे उतनी ही मजबूती और प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया। कुछ पल दोनों यूं ही एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते रहे। फिर आदित्य ने मुस्कुराकर कमरे की लाइट बंद कर दी। खिड़की से छन कर आती चांदनी एक कमरे में एक मुलायम उजाला बिखेर रही थी। उस शांत रात में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अपने प्यार, विश्वास और साथ के अनमोल एहसास में खो गए। बाहर शहर अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन उस कमरे में समय जैसे कुछ पल के लिए ठहर गया था। अगली सुबह सिमरन जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रही थी। पिछली रात आदित्य के साथ बिताए खूबसूरत पलों की मुस्कान अब भी उसके चेहरे पर थी, लेकिन सुबह होटल से लौटने की वजह से दोनों की नींद पूरी नहीं हो पाई थी। आदित्य को सुबह कंपनी में एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए उसे सिमरन को कॉलेज के गेट पर छोड़ने के बाद कहा था कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा। वैसे भी उसका पीरियड लेट ही था। जाते जाते उसने मुस्कुराकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, अपना ध्यान रखना बेबी, मीटिंग खत्म होते ही कॉलेज आ जाऊंगा। सिमरन ने भी मुस्कुराकर उसे बाय कहा और जल्दी जल्दी कॉलेज के मुख्य गेट से अंदर चली आई। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही उसने कैंपस में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि आसपास मौजूद हर नज़र उसी पर टिक गई है। जहाँ जहाँ से वो गुजर रही थी वहाँ धीमी धीमी फुसफुसाहटें शुरू हो जाती। देखो यही है वो, कॉलेज में तो कितनी शरीफ बनती थी और बाहर सर के साथ क्या क्या करती फिर रही है। इतना भी शर्म नहीं आई सबके सामने। कुछ लड़कियां मोबाइल पर कुछ दिखाते हुए हंस रही थी। लड़कों के छोटे छोटे ग्रुप भी उसी की तरफ देखकर बातें कर रहे थे। सिमरन का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तभी थोड़ी दूर खड़ी नैना और जूही एक दूसरे की तरफ देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोली, कहा था ना आज इसकी सारी शराफत का नकाब उतर जाएगा। दूसरी बोली, अब देखना पूरा कॉलेज इसी की बातें करेगा। दोनों की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी।
उधर सिमरन अभी भी उलझन में इधर उधर देख रही थी कि तभी ऋचा लगभग दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने सिमरन का हाथ पकड़ लिया और हांफते हुए बोली, सिमरन तुझे पता है पूरे कॉलेज में क्या हो रहा है? सिमरन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? ऋचा ने कांपती आवाज में कहा, तेरी और आदित्य सर की तस्वीरों के साथ बहुत गंदी बातें लिखकर पूरे कॉलेज में पोस्टर लगा दिए गए हैं। ये सुनते ही सिमरन का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने तुरंत सामने नज़र उठाई। कॉलेज की नोटिस बोर्ड की दीवार पर कई बड़े बड़े पोस्टर चिपके हुए थे। उनमें होटल की कुछ तस्वीरें थी। एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें वो आदित्य की गोद में बैठी हुई थी और कैमरे का एंगल पीछे से होने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य उसके होठों के बेहद करीब हो। दूसरी तस्वीर में आदित्य उसके गाल पर प्यार से झुक रहा था। एक और तस्वीर में उसने सिमरन की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा हुआ था। तस्वीरों के नीचे भड़काऊ और अपमानजनक बातें लिखी हुई थी। ये सब देखकर सिमरन के पैरों तले जैसी ज़मीन खिसक गई। उसकी उंगलियां कांपने लगी, सांसें तेज हो गई और आंखों में अविश्वास उतर आया। उसे ऐसा लगा जैसे पूरे कॉलेज की निगाहें सिर्फ उसी पर टिकी हो। किसी भी लड़की के लिए इस तरह सबके सामने उसकी निजी तस्वीरों का इस अंदाज में इस्तेमाल होना बेहद अपमानजनक था। ऋचा ने घबरा कर पूछा, क्या आदित्य सर कॉलेज आ गए? सिमरन ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए सिर हिलाया। नहीं, वो भी थोड़ी देर में आएंगे। ऋचा ने बेचैनी से कहा, अब क्या करेंगे? देख सब लोग तुझे कैसे घूर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तभी थोड़ी दूरी पर खड़ी नैना ने जूही की तरफ देखा और धीरे से बोली, चल सर को बताते हैं कि उनकी प्लानिंग काम कर गई है। दोनों सीधे विनय के केबिन की तरफ बढ़ गईं। अंदर पहुंचते ही नैना मुस्कुरा कर बोली, सर सिमरन कॉलेज आ गई है लेकिन आदित्य सर अभी तक नहीं आए हैं। ये सुनते ही विनय अपनी कुर्सी से उठा। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने खिड़की के बाहर देखते हुए मन ही मन सोचा, अब आएगा असली मज़ा। आदित्य यहाँ नहीं है, सिमरन टूट जाएगी, फिर मैं उसका सहारा बनूंगा और उसकी नज़रों में हीरो भी। वो अपने शर्ट की बाहें ठीक करता हुआ केबिन से बाहर निकल पड़ा। इधर ऋचा अब भी परेशान होकर सिमरन की तरफ देख रही है। उसने धीरे से कहा, सिमरन कुछ तो बोल, अब क्या करेगी? सिमरन ने एक गहरी सांस ली। उसने एक बार फिर से पूरे कैंपस की तरफ देखा। कुछ पल पहले तक उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन अब वही आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो रही थी। उसने अपने आंसू पलकों के पीछे रोक लिए, चेहरे के भाव संभाले और शांत लेकिन ठोस आवाज में बोली, आदित्य के आने से पहले मुझे ये सब खत्म करना होगा। मैं उन्हें इन सब बातों का तनाव नहीं लेने दूंगी। इतना कहकर सिमरन गुस्से से कांपते हुए तेज कदमों से सीधे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि ऐसा आत्मविश्वास था जिसे देखकर सामने वाला भी एक पल के लिए ठिठक जाए। उसने बिना किसी औपचारिकता के सीधे डीन के केबिन का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। उस समय डीन अपने दो सीनियर प्रोफेसरों के साथ कॉलेज के कुछ ज़रूरी डिस्कशन कर रहे थे। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर तीनों ने एक साथ सिर उठाकर देखा। डीन ने भौहें सिकोड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, मिस सिमरन, ये क्या बदतमीज़ी है? मैं मानता हूँ कि आप कॉलेज की टॉपर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना अनुमति के सीधे डीन के केबिन में चली आएँ। सिमरन बिना एक शब्द बोले सामने रखी कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हथेलियां टेबल पर रखी और तीखी निगाहों से डीन की तरफ देखते हुए बोली, परमिशन माय फुट। जो अपना कॉलेज ठीक से नहीं संभाल सकता उसे मुझसे औपचारिकताओं की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। उसकी आवाज़ में ऐसा आत्मविश्वास था कि कमरे में बैठे तीनों लोग कुछ पल के लिए चुप रह गए। सिमरन ने बिना रुके आगे कहा, आप यहाँ आराम से एसी केबिन में बैठकर फाइलें देख रहे हैं और बाहर आपके कॉलेज में क्या हो रहा है उसका आपको ज़रा भी अंदाज़ा है? पूरे कैंपस की दीवारों पर मेरे और मेरे पति की तस्वीरें लगाकर हमारी इज्जत का तमाशा बनाया जा रहा है। मेरे चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आदित्य मल्होत्रा की प्रतिष्ठा को बदनाम किया जा रहा है और आपका पूरा प्रशासन सो रहा है। डीन ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन सिमरन अब रुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी उंगली टेबल पर रखते हुए कहा, शायद आप अभी तक मुझे सिर्फ अपनी स्टूडेंट समझ रहे हैं, लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ इस कॉलेज की छात्रा बनकर नहीं आई हूँ।
मैं सिमरन आदित्य मल्होत्रा बनकर आई हूँ और अगर मेरे सम्मान और मेरे पति की प्रतिष्ठा के साथ इस तरह खिलवाड़ हुआ है तो इसका जवाब सिर्फ माफ़ी से नहीं मिलेगा। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और कुछ तस्वीरें डीन के सामने रख दी। ये देखिए, पूरे कॉलेज में यही पोस्टर लगे हुए हैं। कई तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे कपड़े पहनाए गए हैं जिन्हें मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं पहना। भ्रामक एंगल और झूठे कैप्शन लगाकर ऐसा दिखाया गया है मानो कोई घिनौनी हरकत हुई हो। क्या यही है आपके कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था? क्या यही है आपकी जिम्मेदारी? कमरे में मौजूद दोनों प्रोफेसरों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। डीन ने तुरंत अपना मोबाइल उठाकर तस्वीरें देखी और उसके चेहरे की गंभीरता बढ़ती चली गई। सिमरन ने ठंडे लेकिन बेहद दृढ़ स्वर में कहा, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर अगले कुछ ही मिनटों में ये सारे पोस्टर पूरे कॉलेज से नहीं हटे, दोषियों की पहचान नहीं की गई और इस पूरे मामले पर आधिकारिक कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो सबसे पहले इस कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मानहानि और लापरवाही की कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद जिन छात्रों और शिक्षकों ने इसमें भाग लिया है उनके खिलाफ भी अलग से कार्रवाई की जाएगी। मीडिया तक ये मामला पहुंचेगा, विश्वविद्यालय तक पहुंचेगा और फिर देखिएगा कि इस कॉलेज की प्रतिष्ठा बचती है या नहीं। सिमरन की बात खत्म होते ही पूरे केबिन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। डीन के चेहरे की सख्ती अब चिंता में बदल चुकी थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कुर्सी से उठकर कहा, मिस सिमरन, मुझे सच में नहीं पता था कि कॉलेज में इतना बड़ा मामला हो चुका है। अगर मुझे इसकी ज़रा भी भनक होती तो यकीन मानिए मैं इसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिसने भी ये सब किया है उसे ऐसी सज़ा मिलेगी कि दोबारा किसी छात्र या शिक्षक की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप कृपया शांत हो जाइए, बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। इतना कहते ही उन्होंने अपने साथ बैठे दोनों वरिष्ठ प्रोफेसरों की तरफ देखा और सख्त आवाज़ में बोले, अभी इसी वक्त पूरे कैंपस में जितने भी पोस्टर लगे हैं, एक भी पोस्टर मुझे 5 मिनट बाद दिखाई नहीं देना चाहिए। सिक्योरिटी टीम, डिसिप्लिन कमेटी और आईटी सेल सभी को तुरंत एक्टिव कीजिए। जिसने भी ये हरकत की है उसकी पहचान आज ही चाहिए। दोनों प्रोफेसर बिना एक पल गंवाए अपनी कुर्सियों से उठे और तेजी से केबिन के बाहर निकल गए। कुछ ही मिनटों में पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया। स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड दीवारों से एक एक पोस्टर हटाने लगे। छात्र दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कोई मोबाइल जेब में रख रहा था तो कोई चुपचाप वहां से खिसकने लगा। उसी समय कॉलेज के मुख्य गेट पर आदित्य मल्होत्रा की कार आकर रुकी। वो हमेशा की तरह शांत चेहरे के साथ कार से उतरा, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। जैसे ही उसने कैंपस में कदम रखा उसे महसूस हुआ कि आज सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी अजीब नज़रों से उसे देख रहे हैं। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, कुछ उसे देखकर अचानक चुप हो जा रहे हैं। आदित्य ने एक बार चारों तरफ नज़र दौड़ाई। उसके अनुभव ने तुरंत बता दिया कि कॉलेज में कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। फिर भी उसने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने कदम आगे बढ़ाए। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी ऋचा पर पड़ी। वो घबराई हुई लग रही थी। आदित्य उसके पास पहुंचा और शांत स्वर में बोला, ऋचा, सिमरन कहाँ है? ऋचा एक पल के लिए झिझकी, फिर बोली, सर, वो डीन सर के ऑफिस में है। आदित्य ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, डीन के ऑफिस में? लेकिन क्यों? ऋचा ने नजरें झुका ली। सर, वो आपको वही बताएगी। इतना सुनते ही आदित्य के मन में एक अनजानी आशंका ने जन्म ले लिया। उसने बिना देर किए तेज कदमों से डीन के केबिन के तरफ कदम बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पहुंचा, अंदर से सिमरन की दृढ़ आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मैं यहाँ किसी पर एहसान मांगने नहीं आई हूँ, अपना अधिकार मांगने आई हूँ। मेरे पति ने इस कॉलेज को अपना समय इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें शिक्षा से प्रेम है, किसी की मेहरबानी की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने हमेशा इस संस्थान की गरिमा बढ़ाई है और आज उसी संस्थान की दीवारों पर उनकी प्रतिष्ठा को बदनाम करने की कोशिश की गई है। अगर कोई ये सोचता है कि आदित्य मल्होत्रा की पत्नी सिर झुकाकर रोती रहेगी और अपमान सह लेगी, तो उसने मुझे पहचाना ही नहीं। उन्होंने मुझे इतना मजबूत बनाया है कि मैं अकेले 10 लोगों के सामने खड़ी होकर सच के लिए लड़ सकूं। मैं अपने पति के सम्मान पर आंच नहीं आने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे पूरे सिस्टम के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। और याद रखिए, मैं यहाँ किसी की दया मांगने नहीं, न्याय लेने आई हूँ। दरवाजे के बाहर खड़ा आदित्य एक पल के लिए वहीं ठहर गया। उसके चेहरे पर हैरानी धीरे धीरे गर्व में बदल गई।
उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी और होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। उसने कभी सिमरन को कमज़ोर नहीं बनने दिया था, लेकिन आज पहली बार वो अपनी पत्नी को इतनी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ अपने रिश्ते की रक्षा करते हुए सुन रहा था। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके सामने खड़ी वही लड़की है जिसने अपने आंसू रोककर उसके सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ने का फैसला कर लिया था। आदित्य अभी डीन के केबिन के बाहर से मुड़ने ही वाला था कि पीछे से ऋचा लगभग दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने घबरा कर कहा, सर, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात कहनी है। मैंने अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखा, लेकिन मैंने विनय सर, नैना और जूही को बात करते हुए सुना था। ये सब उन्हीं लोगों ने मिलकर किया है। विनय सर चाहते थे कि सिमरन इस अपमान से टूट जाए, फिर वो उनके सामने हमदर्द बनकर आए और उसकी नज़रों में हीरो बन जाए। वो आपकी छवि भी खराब करना चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि आप दोनों की शादी हो चुकी है। इतना सुनना था कि आदित्य की आंखों का रंग ही बदल गया। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गई। उसने बिना एक शब्द कहे सीधे विनय के केबिन की ओर कदम बढ़ा दिए। अगले ही पल केबिन का दरवाज़ा जोर से खुला। विनय कुछ समझ पाता उससे पहले ही आदित्य ने उसका कॉलर पकड़कर 3-4 घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया। फिर उसे कुर्सी से खड़ा कर दिया। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, मेरी सिमरन से दूर रहना। तुम्हें लगा था मैं चुप रहूंगा? बिना कुछ बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन आदित्य ने उसे एक झटके से बाहर की ओर घसीटते हुए खींच लिया। पूरे कॉलेज के सामने वो उसे लेकर कैंपस के बीचों बीच पहुंचा, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक इकट्ठा हो चुके थे। उसने मंच के पास रखा माइक अपने हाथ में लिया और दृढ़ आवाज़ में बोला, सभी छात्रों और शिक्षक ध्यान दें। आज मैं एक सच सबके सामने रखने आया हूँ। ये व्यक्ति प्रोफेसर विनय चौधरी अपनी जिम्मेदारी भूलकर एक छात्रा की प्रतिष्ठा से खेलने की साजिश रचता रहा। इसने कुछ छात्रों की मदद से मेरी और सिमरन की निजी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करवाया, झूठे पोस्टर लगवाए और पूरे कॉलेज को गुमराह करने की कोशिश की। तभी भीड़ में से एक छात्र बोला, लेकिन सर, उन तस्वीरों में तो आप और सिमरन साथ थे। आखिर आपका रिश्ता क्या है? उसी समय डीन के केबिन से बाहर निकलती हुई सिमरन ने ये सवाल सुन लिया और आदित्य की आवाज़ भी। वो तेज कदमों से आदित्य के पास आई, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और माइक की ओर देखकर शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में बोली, मैं आज इस सवाल का जवाब पूरे कॉलेज को देना चाहती हूँ। आदित्य मल्होत्रा मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। हमने ये रिश्ता कभी छिपाया नहीं था, बस सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। हम चाहते थे कि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, ताकि किसी को ये ना लगे कि मुझे मेरे रिश्ते की वजह से कोई विशेष सुविधा मिल रही है। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी गंदी सोच की वजह से हमारी चुप्पी का गलत मतलब निकाल लिया। पूरे कैंपस में सन्नाटा छा गया। डीन भी आगे बढ़ आए। तभी छात्रों की भीड़ से आवाज़ें उठने लगी, विनय सर पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, नैना और जूही को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कुछ ही देर बाद नैना और जूही रोते हुए आगे आईं। दोनों ने सिर झुकाकर कहा, सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन विनय अब भी चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर पछतावे से ज़्यादा हार का भाव था। डीन ने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और कहा, इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज की जा चुकी है। प्रोफेसर विनय चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार होगी। नैना और जूही को भी जांच पूरी होने तक निलंबित किया जाता है। ये कॉलेज किसी छात्र या शिक्षक की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वालों को कभी संरक्षण नहीं देगा। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस विनय को अपने साथ ले गई। पूरे कैंपस में सन्नाटा पसरा हुआ था। आदित्य ने धीरे से सिमरन की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। उसने सबके सामने सिमरन का हाथ अपने हाथों में लिया और मुस्कुराकर कहा, आज मुझे खुद पर नहीं, तुम पर गर्व है। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, बल्कि मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। जिस तरह तुमने अकेले सच के लिए आवाज़ उठाई, उसने मुझे यकीन दिला दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला तुम्हारा हाथ थाम कर लिया था। ये सुनते ही सिमरन की आंखें भर आई। उसने मुस्कुराते हुए आदित्य को गले लगा लिया। पूरे कॉलेज में तालियों की आवाज़ गूंज उठी। आदित्य ने उसका हाथ थामा, एक बार डीन की तरफ सम्मान से सिर झुकाया और फिर सिमरन के साथ कॉलेज के मुख्य गेट की तरफ बढ़ गया।
पीछे खड़े सैकड़ों छात्र उन्हें जाते हुए देख रहे थे, लेकिन इस बार उन नज़रों में कोई फुसफुसाहट या आरोप नहीं था, सिर्फ सम्मान था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। सिमरन ने अपनी MBA की पढ़ाई शानदार अंकों के साथ पूरी कर ली और उसके बाद आदित्य की कंपनी भी ज्वाइन कर ली। उसी शाम आदित्य ने अपने परिवार, करीबी दोस्तों, बिजनेस पार्टनर्स और कॉलेज के कुछ सम्मानित लोगों के लिए एक रिसेप्शन पार्टी रखी। मुस्कुराते हुए उसने सबके सामने सिमरन का हाथ थामा और कहा, आज मैं आप सबसे अपनी ज़िंदगी की सबसे अनमोल पहचान मिलवाना चाहता हूँ। यह सिर्फ मेरी कंपनी की नई डायरेक्टर नहीं, बल्कि मेरी पत्नी है, मेरी ताकत, मेरी सिमरन है। पूरे हाल में तालियों की गूंज फैल गई। उस दिन के बाद आदित्य ने कभी अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश नहीं की। वो चाहता था कि दुनिया जाने कि सिमरन उसकी जीवन संगिनी है, ताकि कोई भी उसे कभी अकेला समझकर उसकी गरिमा पर उंगली उठाने की हिम्मत ना करे। समय के साथ दोनों का रिश्ता और गहरा होता चला गया। उनके लिए खुशियाँ किसी बड़ी वजह की मोहताज नहीं थी। वो छोटी छोटी बातों में भी एक दूसरे का संसार ढूंढ लेते थे। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान अचानक सिमरन को तेज चक्कर आया। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही लड़खड़ा कर बैठ गई। आदित्य ने घबरा कर तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाला और प्यार से सोफे पर बैठाया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। कुछ ही देर में डॉक्टर जांच करके मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, आपके घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। कुछ पल के लिए आदित्य जैसे बिल्कुल शांत हो गया, फिर उसकी आंखें खुशी से भर आई। उसने सिमरन के माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, हर दिन मेरे लिए किसी नई खुशी की शुरुआत बन गया है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए एक और बात बताई, और हाँ, लगता है भगवान ने आपको एक नहीं 2 खुशियाँ साथ भेजी हैं। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। घर पहुंचते ही आरती जी ने सिमरन को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। आदित्य ने लगभग आदेश ही दे दिया था कि सिमरन अब काम नहीं करेगी। वो उसे समय पर खाना खिलाता, दवाइयाँ याद दिलाता, डॉक्टर की हर सलाह खुद नोट करता, और जब भी सिमरन कहती, मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो चाहे रात के 11 बजे ही क्यों ना हो, वो मुस्कुराते हुए गाड़ी की चाबी उठा लेता। कभी सिमरन शरारत से कहती, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मसाज कर दीजिए ना। आदित्य बिना एक पल लगाए उसके पैरों के पास बैठ जाता और हंसते हुए कहता, मैडम, आपकी इस बॉडीगार्ड की ड्यूटी 24 घंटे की है। कभी वो आधी रात को आइसक्रीम खाने की जिद करता, तो कभी सुबह उठते ही किसी अलग फल की फरमाइश कर देता। आरती जी मुस्कुराकर कहती, गुड़िया, तुम तो अपने पति को बिल्कुल नचा रही हो, और कितना नखरे दिखा रही हो। आदित्य हंसकर जवाब देता, माँ, ये नखरे नहीं, मेरी खुशियाँ हैं। 9 महीने कब बीत गए किसी को एहसास ही नहीं हुआ। आखिर वो दिन भी आ गया जब अस्पताल के बाहर आदित्य बेचैनी से अपनी जान अपने हाथों में लिए टहल रहा था। पहली बार उसकी आंखों में ऐसा डर था, क्योंकि आज उसकी सबसे प्यारी इंसान दर्द सह रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, बधाई हो माँ, और दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये सुनते ही आदित्य की आंखें नम हो गई। वो तेजी से कमरे के अंदर पहुंचा। सिमरन थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर माँ बनने की अनोखी चमक थी। उसकी बाहों के पास एक नन्हा सा बच्चा और एक प्यारी सी बेटी दोनों सुकून से सो रहे थे। आदित्य कुछ पल तक बस उन्हें देखता रह गया। उसने कांपते हाथों से पहले अपने बच्चों के सिर पर प्यार फेरा, फिर झुककर सिमरन का माथा चूम लिया। उसकी आवाज़ भर आ गई, तुम सच में मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत हो। जब से तुम आई हो, मेरे सूने घर को परिवार मिला, मेरी तन्हाई को अपना साथ मिला, और आज तुमने मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास दिया। इन 2 नन्ही सी जानों को इस दुनिया में लाने के लिए तुमने जो तकलीफ़ सही है, उसके लिए शायद मैं पूरी ज़िंदगी भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं तो कम होगा। थैंक यू, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे इतना खुदकिस्मत बनाने के लिए। इतना कहकर उसने सिमरन का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। सिमरन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, बस हमेशा ऐसे ही मेरा हाथ थामे रहिएगा। आदित्य मुस्कुराया, उसकी उंगलियों को प्यार से दबाया और बोला, अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम चारों का साथ जीवन भर रहेगा। कमरे में मौजूद आरती जी की आंखें भी खुशी से भर आई थी। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया
कि जिसने कभी उनकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छीन ली थी, उसी ने आज उनकी झोली खुशियों से भर दी। अस्पताल की खिड़की से आती सुबह की पहली किरण उन चारों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक नई सुबह सिर्फ उनके लिए ही उगी हो। एक ऐसी सुबह जहां प्रेम, विश्वास, सम्मान और परिवार ने मिलकर एक नई कहानी की शुरुआत लिख दी थी, और यही उनकी सबसे खूबसूरत मंजिल भी थी। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।